हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करते हैं सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। एक वीडियो हमारा फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो हमने डिस्कस करा था। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर है, ठीक है, वो भी कई गुना करने को लेकर, मल्टीप्लाई करने को लेकर, सिंपल इंक्रीज को लेकर नहीं होता ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दोगुना कर लेते हैं, 1.5 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन केवल 5% 10% बढ़ाना, वो ग्रोथ जरूर होती है प्रोडक्शन में, लेकिन उसे रेवोल्यूशन नहीं बोलेंगे। रेवोल्यूशन का मतलब अमूल चूल परिवर्तन हो गया प्रोडक्शन में, उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ था और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा जो है इंडिया में 2010 ऑनवर्ड्स हुआ, ठीक है। तो दो ही ग्रीन रेवोल्यूशन है और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को हम ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, ये भी बोलते हैं ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। 2010 में ये लॉन्च हुआ। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हमने डिस्कस, एक पहले वीडियो है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ था, सेकंड वाला हमारा 2010 में, ठीक है। तो 50-60 साल का गैप है, ठीक है। तो दो ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुए हैं। ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया, मतलब यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बंगाल की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है, ठीक है। मतलब वो झारखंड, ईस्ट इंडिया की बात हो रही है, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन करना है। और वहां पर मेनली प्रोडक्शन क्या होता है? वहां गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होता, जैसा कि हमने पहले वाले उसमें देखा था। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्थ इंडिया में हुआ था, जिसमें गेहूं का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। ये जो दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसमें जो है ये क्योंकि ईस्ट इंडिया में है, यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर है सेकेंड वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो, ठीक है। अब मेजर्स अडॉप्टेड क्या हैं? मेजर्स अडॉप्टेड समझ लेते हैं। एक तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव है यील्ड बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना। जैसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में यील्ड, पैदावार बढ़ाई थी, क्रॉप यील्ड पर हेक्टेयर, ठीक है। गेहूं का प्रोडक्शन लगभग 2 गुना हो गया था नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ पार्ट में। यहाँ पर ऐसे ही चावल का प्रोडक्शन भी उतने ही खेत में चावल का प्रोडक्शन 2 गुना 3 गुना करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है, उसे हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। चावल का प्रोडक्शन 2-3 गुना करना, मतलब इसमें और भी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन मेनली इसमें सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन मेजॉरिटी रहेगी, चावल का प्रोडक्शन 2-3 गुना हो जाएगा। तो एक तो क्रॉप यील्ड बढ़ाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और मेजर्स अडॉप्टेड की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी जोर दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने एक सबक लिया, क्रिटिसिज्म की बात करें पहले ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s की। एक तो केमिकल फर्टिलाइजर काफी ज्यादा यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने की जो दवाई होती है, वो जो छिड़काव होता है उसका यूज किया गया। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस तरीके से यूज़ किया गया, वाटर टेबल नीचे चली गई थी, तो ये क्रिटिसिज्म थे। तो उससे सबक लेते हुए सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन में हम एक तो ध्यान दे रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना हो, कम से कम हो, ठीक है। पेस्टिसाइड का भी यूज़ ना हो, ऑर्गेनिक खेती हो। ऑर्गेनिक मतलब जो भी हो, नेचुरल फर्टिलाइजर हम यूज़ करें, ठीक है, और नेचुरल तरीके से हो, ठीक है। और जैसे गाय का गोबर यूज़ करें, गाय का गोबर एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, तो गाय के गोबर के यूज से ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो केमिकल का यूज कम से कम रहे, ताकि लोगों की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ठीक है। तो एक तो वो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जोर दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है इसको भी इंकरेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। कुछ स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लॉ पास हैं। प्राइवेट कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जो है, एक प्राइवेट किसान के साथ डील कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा कि हम आपसे इतने क्विंटल गेहूं, चावल, कुछ भी, सेब, कुछ भी वो खरीदेंगे, ठीक है। और 3 महीने के बाद जब आपकी पैदावार आएगी, अब कुछ एडवांस दे देगा रिलायंस, और हेल्प भी करेगा टेक्नोलॉजी में, किस तरीके से पैदावार करनी है आपने, क्या किन क्वालिटी का ध्यान रखना है आपको, ये वाले नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करोगे या ये वाले यूज करोगे, इस तरीके से खेती करोगे, मशीनों का यूज करोगे, तो उससे क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, पैदावार भी ज्यादा होगी, उसमें भी हेल्प करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसे बोलते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स और जो किसान है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है,
ठीक है, और प्राइवेट प्लेयर उस हिसाब से पेमेंट भी करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सेंटर ने 3 फार्म लॉज भी जब पास किए थे, उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। हालांकि वो फार्म लॉज अब वापस हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लॉ हैं, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा, अमेंडिंग एपीएमसी एक्ट, अमेंडिंग एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट अलग अलग स्टेट में एपीएमसी बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आता है लाइक जरूर करें, अभी लाइक कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। हाँ, उसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और एपीएमसी एक्ट को हिंदी में मंडी कानून भी बोलते हैं। मंडी कानून, मंडी कानून क्या होता है? हर एरिया में एक ज्यूरिसडिक्शन, एक पर्टिकुलर एरिया में सरकार ने मंडी कानून बनाया हुआ है कि बायर और सेलर उस मंडियों में ही बाइंग और सेलिंग करेंगे, ठीक है। बायर सेलर मतलब यहाँ पर किसानों की बात हो रही है, सेलर, ठीक है। और जो बायर है मतलब जो आड़ती हैं, हर मंडी में आड़ती होंगे, किसान उन आड़तियों को माल बेचेगा मंडियों में ही, बाहर नहीं बेच सकता, ठीक है। अगर वो बाहर बेचता भी है तो उसे मंडियों की फीस देनी पड़ेगी, मंडियों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं बाहर बेच रहा हूं। तो मंडी कानून क्या है? कंपल्शन कर देता है किसानों के लिए कि वो मंडियों के बाहर माल नहीं बेच सकते, मंडियों के थ्रू ही बेचना है, ठीक है। तो किसान के पास चॉइस नहीं है मंडियों के। तो उससे क्या होता है, क्योंकि मोनोपोली होगी मंडियों की, सरकारी वो बनाया हुआ है। ये 1960s में आया था मंडी कानून, क्योंकि कंफ्यूजन होता था कि बायर और सेलर जो है मिल नहीं पाते थे। सेलर जो है अलग अलग जगह अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ, बायर को पता ही नहीं उसकी दुकान कहाँ पर है या उसने कहाँ अपना माल सजाया हुआ, तो उसे ढूंढना पड़ता था कि कहाँ कहाँ किसान है, कहाँ उसका माल रखा हुआ है, ठीक है। किसान को भी ढूंढना पड़ता था, खरीदार कहाँ ढूंढे। तो मंडी कानून एक अच्छे इरादे से बना था, लेकिन अब उसमें बहुत सारी कमियां आ गई है। अच्छे इरादे से बना था उस टाइम के हिसाब से, 1960s के हिसाब से, कि बायर और सेलर का सरकार ने फिक्स कर दिया कि ये मीटिंग पॉइंट है, सारे बायर और सेलर एक ही जगह पे आएंगे, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां सब एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे, और सारे बायर सेलर एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे, तो चॉइसेस रहेंगी सबके पास और अच्छे दाम भी मिल सकते हैं किसानों को। इस पर्पज से ये मंडी कानून बने थे। लेकिन आज की डेट में देखें तो मंडी कानून जो है 1990s तक तो मंडी कानून ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अब कहा जाता है मंडियों में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है किसानों को, क्योंकि किसानों को उस हिसाब से उनके दाम नहीं मिल पाते, और जो आड़ती हैं वो खरीदते हैं, मिडिलमैन जिन्हें हम बोलते हैं, फिर वो जो बायर हैं उनको बेच रहे हैं अच्छे दामों में, ठीक है। तो मंडी कानून में अमेंडमेंट करके किसानों के पास एक ऑप्शन खोलने के लिए कि केवल तुम्हारे पास कंपल्सन नहीं है कि मंडियों में बेचना है, कहीं और भी बेचना है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो ये 3 फार्म लॉज में एक लॉ ये भी था कि किसान के लिए मंडी की कंपल्सन खत्म थी, वो इंडिया में कहीं भी जाके किसी बाजार में जाके बेचे, प्राइवेट को बेचे, किसी को भी बेचे, मंडियों की ना कोई फीस देनी है, ना मंडियों को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। उसकी जो बाउंडेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो लेकिन वो फार्म लॉज वापस हो गए, ठीक है। तो एक इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव था। उसके अलावा इन्वेस्टिंग इन सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट इन सप्लाई चेन, सप्लाई चेन एंड कोल्ड चेन। सरकार क्या करेगी? सप्लाई चेन या कोल्ड चेन में इन्वेस्टमेंट। सप्लाई चेन का मतलब है कि रूरल एरिया में किसानों को बोलेंगे आपने ये प्रोड्यूस करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो किसान ये बोलेगा यार हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन खरीदार कहाँ आएगा? गांव में कौन खरीदने आ रहा है? हमें मंडियों तक लेके जाना पड़ेगा, सड़कें नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो सरकार ये कह रही है सप्लाई चेन हम प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें मार्केट प्रोवाइड करेंगे, कौन खरीदेगा तुम्हारा माल हम बताएंगे। तो मछली पालन करो, तुम्हारी मछलियां हम लेके जाएंगे, मार्केट में बेच के आएंगे। मुर्गी पालन करो, तुम्हारी मुर्गियां हम खरीदेंगे, मार्केट में बेच कर आएंगे, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार एक सप्लाई चेन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। किसानों को केवल प्रोडक्शन करना है और सरकार उनको मार्केट प्रोवाइड कर रही है, सप्लाई चेन प्रोवाइड कर रही है कि हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। कोल्ड चेन का मतलब हो गया कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जैसे फल और सब्जियां, जैसे टमाटर की भी हम बात करें, जिनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। किसान ने टमाटर उगाया, 3-4 दिनों का तेज धूप में उसके टमाटर पड़े रहे तो वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे,
ठीक है। या डेयरी प्रोडक्ट है, दूध वगैरह है, दही, पनीर, किसान ने रूरल एरिया में पनीर बनाया, दूध है और उसे मार्केट में सप्लाई करना है और उस दिन गाड़ियां नहीं आई सब, तो या 4-5 घंटे धूप में भी दूध पड़ा रहा 4-5 घंटे धूप में, तो दूध क्या होता है, दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, पनीर भी खराब हो गया, तो वो सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ड चेन में इन्वेस्टमेंट करना, कोल्ड चेन में इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि सरकार बड़े बड़े फ्रिज प्रोवाइड करेगी रूरल एरिया में। ठीक है, जहां पर क्या होगा कि दूध भी रखा जा सकता है, पनीर, फल, सब्जियां, वो 2-3 दिन तक रखा जा सकता है कि जब तक कोई गाड़ी माल को लेने के लिए गांव में नहीं आ जाती तब तक वो एक बड़े फ्रिज में है, सड़ेगा नहीं। उसके अलावा सरकार ये भी कर रही है कि ट्रेन्स है कोल्ड चेन वाली, पूरी की पूरी बोगी एसी टाइप की है, उसमें गांव वाले अपना दूध, दही, पनीर या फल और सब्जियां वो सब चढ़ाएंगे। कोल्ड चेन है, 6 घंटे की जर्नी के बाद भी ताजे फल और सब्जियां निकलेंगे क्योंकि वो एक बड़ा फ्रिज टाइप का है बोगियों में, जिसमें टेम्परेचर कम रखा गया है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे किसानों को अच्छा पैसा भी मिलेगा और ये इनकरेज भी होंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर। उसके अलावा यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना मतलब सीड्स में हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स वगैरह वो करना, और भी कई तरीके हैं, लैब में रिसर्च करना ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके, साइंटिफिक मेथड वगैरह यूज करें, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, किसानों के लिए लोन की फैसिलिटी हो, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो, किसान लोन ले पाएगा तभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर पाएगा, इंप्रूविंग सॉइल क्वालिटी, इंप्रूविंग सॉइल क्वालिटी। जैसे क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात करें, एक इसमें सरकार क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। जितने भी बैंक है ना, बैंक सरकारी बैंक की बात करें, जितना भी वो लोन दे रहे हैं ना, उसमें से 18% लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में देना कंपलसरी होता है बैंक के पास, और कोई चॉइस नहीं, उसे टारगेट 18% के टारगेट पूरे करने हैं। ठीक है, ताकि हमारा फूड सिक्योरिटी रहे। तो ऐसा नियम बना हुआ है कि जितने भी बैंक है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40% होता है, 40% में से 18% एग्रीकल्चर सेक्टर में देना, लोन देना कंपलसरी होता है बैंक्स के लिए। तो ये इससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसे खेती के लिए यूज किया जाता है, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट अलग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये मेनली हिली एरिया में यूज होता है। हिली एरिया में बारिश होती है या अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वाटर के, तो उनको इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे पानी को, और एक समझ लो एक टैंक टाइप का बना दिया जाता है। रूरल एरिया में छोटे छोटे कई जगह वो पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है, फिर उसी से खेती में उस पानी को यूज किया जाता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हिली एरिया में वाटर के रिसोर्सेज जो है बह के पूरा पहाड़ में नीचे चला जाता है पानी, तो उन्हीं चैनल्स को हमें इंटीग्रेट करना है और फिर इकट्ठा कर देना है पानी को, और उसी से खेती की जाएगी। उसे बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट। ये हिली एरिया में ये प्रैक्टिस होती है, हिली एरिया में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करना है, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, बिजनेसमैन वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि नॉर्मली क्या है, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, उनके लिए एग्रीकल्चर कभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो ऐसे माहौल बनाना है कि जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें किसानों के साथ, किसानों की भी इनकम बढ़े और वो भी इन्वेस्टमेंट करें, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी भी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।